Namaste दोस्तों, मैं देविंदर सिंह, एडवोकेट एंड सीए बाय प्रोफेशन. Simplifying GST, that has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST notification, circulars, provisions, etc. दोस्तों, आज जिस केस लॉ की हम बात करने जा रहे हैं, ये वैसे एक केस लॉ नहीं है, ये एक एडवांस रूलिंग है. और इस एडवांस रूलिंग का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड. दोस्तों, इस एडवांस रूलिंग के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. वो ये है कि एडवांस रूलिंग सिर्फ उस एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिसने उस एडवांस रूलिंग को सीक किया होता है, और उसकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी पर एप्लीकेबल होती है. और इन दोनों के अलावा एडवांस रूलिंग किसी और पर एप्लीकेबल नहीं होती. तो जैसा कि इस एडवांस रूलिंग को सीक किया है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड ने, तो इस एडवांस रूलिंग में जो डिसीजन आया, जो जजमेंट आई, वो सिर्फ इसी एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल है और इसकी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी पर एप्लीकेबल है. पर कभी कभी किसी एडवांस रूलिंग से हमें डिपार्टमेंट के नज़रिए को जानने में मदद मिलती है, डिपार्टमेंट कैसे सोचता है, और एक फूड फॉर थॉट मिलता है टू ऑल अदर रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्सनस. अब मैं एडवांस रूलिंग पर दोबारा वापस आता हूँ. एडवांस रूलिंग का नाम है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, और इस एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन है वो दिया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ओडिशा ने. और ये जो एडवांस रूलिंग आई है, ये आई है 2 फरवरी 2023 को, तो काफ़ी लेटेस्ट एडवांस रूलिंग है. इस एडवांस रूलिंग के फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. वो एडवांस रूलिंग के फैक्ट्स इस प्रकार से हैं. जो कंपनी है इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, इनके हेड ऑफिसेज हैं ओडिशा में काफ़ी जगह, 4-5 जगह उनके वहाँ पर ऑफिसेज हैं, और इन्होंने कुछ गेस्ट हाउस किराए पर दिया हुआ है. मैं इस शब्द के ऊपर एम्फेसाइज करता हूँ, इन्होंने कुछ गेस्ट हाउस किराए पर लिए हुए हैं. बेसिकली इन्होंने रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी है उसको किराए पर लिया हुआ है, और जिसको वो गेस्ट हाउस बनाकर अपने एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए यूज़ करते हैं. और गेस्ट हाउस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कोई बाहर का एम्प्लॉय इनके यहाँ आया, कुछ दिन रुका, फिर वापस चला गया, तो एक गेस्ट के रूप में सिर्फ वो वहाँ पर रहता है. और एम्प्लॉयज़ कीप ऑन चेंजिंग, तो दिस प्रॉपर्टी इज़ बीइंग यूज्ड एज ए गेस्ट हाउस ओनली. अब इसके फैक्ट्स को और आगे डिस्कस करने से पहले मैं 2 नोटिफिकेशन लास्ट ईयर की आपके साथ शेयर करता हूँ. एक नोटिफिकेशन लास्ट ईयर आई थी 4/2022, जिसके अंदर नोटिफिकेशन 12 में जो एग्जम्पशन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रिवर्स चार्ज के अंदर लाया गया था. उसमें से कुछ एग्जम्पशन पार्ट को हटा दिया गया था कि अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है जो रजिस्टर्ड पर्सन ने यदि किराए पर ली हुई है, तो उस पर उसे रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा. ये जो नोटिफिकेशन है 4/2022, ये इससे संबंधित थी. और इसी प्रकार एक नोटिफिकेशन 5/2022 आई थी, जिसने पुरानी एक नोटिफिकेशन 13/2017 को मॉडिफाई किया था. 13/2017 रिवर्स चार्ज से संबंधित है. तो उसमें यह कहा गया था कि कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने ली है तो उसको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज जमा करवाना पड़ेगा. तो 12 में से एग्जम्पशन हटाई और 13 के अंदर रिवर्स चार्ज में उसको कवर किया. ये काम किया था नोटिफिकेशन 4/2022 और 5/2022 ने, और ये एप्लीकेबल हुआ था 18 जुलाई 2022 से. तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि इन्होंने जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली हुई है, जो गेस्ट हाउस के तौर पर ली हुई है, तो क्या इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जमा करवाएंगे? तो पहला प्रश्न जो हमारे पास बनता है वो ये बनता है कि क्या ये एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है. तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को कहीं भी जीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, बट पुराने टाइम में, सर्विस टैक्स के टाइम में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की उनकी एक एजुकेशन गाइड आई थी जो कि 20 जून 2012 को आई थी. उस एजुकेशन गाइड के अंदर इस फ्रेज को, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के फ्रेज को एक्सप्लेन किया गया था पॉइंट नंबर 4.13.1 के अंदर. और यह कहा गया था कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग विल नॉट इंक्लूड गेस्ट हाउसेज, होटल, इन्स. तो इस बात का जिक्र था कि अगर गेस्ट हाउस है तो वो उसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग उसको कवर नहीं करेगा. तो इट मीन्स अगर कोई गेस्ट हाउस है तो वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है. और अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है तो ये जो 2 नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने बताई, 4/2022 और 5/2022, जिन्होंने नोटिफिकेशन को चेंज किया था 12/2017 और 13/2017 को, वो प्रभाव में नहीं आएंगी अगर वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है. पर इस केस में जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं
उनका ये मानना था कि उन्हें रिवर्स चार्ज पे करना है, और उन्होंने इसीलिए ये एडवांस रूलिंग को अथॉरिटी के सामने डाला था। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दिल्ली में भी एक गेस्ट हाउस लिया हुआ है जहां पर जो लैंडलॉर्ड है वो फॉरवर्ड चार्ज में उनसे जीएसटी चार्ज कर रहा है, उसी बात का हवाला लेते हुए कि जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अंदर ये कवर नहीं हो रहा, जैसा कि एजुकेशन गाइड में लिखा हुआ है कि गेस्ट हाउस रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में कवर नहीं होगा। दोस्तों, हर कोई अपने आप को एक्स्ट्रा सेफ रखना चाहता है। यदि सपोज करो लैंडलॉर्ड आज उनसे जीएसटी नहीं लेता और कल को लिटिगेशन आती है और ये साबित हो जाता है कि ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, तो उसको जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल नहीं छोड़ता और वो कहता आओ आप जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज में जमा कराओ, और इस बात को भी पॉइंट में कंसिडर नहीं करता कि रेसिपेंट ने खुद रिवर्स चार्ज जमा करवा दिया या नहीं करवाया, डिपार्टमेंट उसकी बात नहीं मानता। पर इसी बात को अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें, रेसिपेंट के नज़रिए से, अगर कल को डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है और आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करवाना चाहिए था, तब इनकी सिचुएशन भी ठीक वैसी हो जाती। एक तरफ तो फॉरवर्ड चार्ज में दिया होता और कल को रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी भी आती और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये एक अच्छा तरीका है एडवांस रूलिंग लेने के लिए। एडवांस रूलिंग ने क्या डिसीजन दिया, आइए हम उसको समझते हैं। एडवांस रूलिंग ने ये कहा कि जो सबमिशंस दी गई हैं कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा और उन्होंने जो रेंट एग्रीमेंट को स्टडी किया है, जो डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया है, उसके अनुसार उन्होंने ये पाया है कि ये एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, और उन्होंने यही कहा कि आप रिवर्स चार्ज में जमा करवाइए। और उन्होंने कहा ये एक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है जिसको यूज किया जा रहा है फॉर कमर्शियल पर्पजेस। और जैसा कि मैं इस जजमेंट में जो पढ़ पा रहा हूं, उसके बीच में मुझे कोई भी ऐसी लाइन नहीं मिली है कि जहां पर उन्होंने ये काटा हो कि ये एजुकेशन गाइड से किस तरह से अलग है, चाहे वो सर्विस टैक्स के टाइम की थी, बट उसके ऊपर कोई भी उनका वर्जन नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एंड एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड दिस इज वेरी मच अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और आप जीएसटी जमा करवाइए रिवर्स चार्ज में। तो हो सकता है कल को अगर अपलेट में गया डिसीजन चेंज हो सकता है, या हाई कोर्ट वगैरह इसको इस तरह से देखेंगे या किस तरह से देखेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अभी के लिए ये एक नज़रिया, ये एक डाउट क्रिएट करता है कि ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि और भी कोई क्लाइंट है तो बेटर होगा कि अपनी अथॉरिटी से एडवांस रूलिंग ले लीजिए। और इस एडवांस रूलिंग में मैं दो बातें आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने जो कहा कि ये एडवांस रूलिंग है, मैं थोड़े से शब्दों को चेंज करता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एडवांस रूलिंग है, उन्होंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दे अपीयर टू बी, उनको ऐसा लगता है कि ये एडवांस रूलिंग है। तो शब्दों का बहुत शब्दों के साथ काफ़ी खेला गया है, शब्दों को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया गया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा, अपने ऊपर कोई ओनस ना लेते हुए। पर एक अच्छी बात जो मुझे इस जजमेंट में लगी वो ये लगी कि उन्होंने कहा कि ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, जिससे ये एक बात इन्फर होती है कि जो रेसिपिएंट है, क्योंकि वो उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा है, वो इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। और एक जो मुझे इस एडवांस रूलिंग में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन लगी वो ये लगी कि मैंने और भी पहले काफ़ी एडवांस रूलिंग पढ़ी हुई है जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि रेसिपिएंट तो कोई एडवांस रूलिंग सीख कर ही नहीं सकता, एडवांस रूलिंग सीख की जा सकती है सिर्फ सप्लायर के द्वारा। ऐसी काफ़ी एडवांस रूलिंग पहले आ चुकी हैं जहाँ पर एडवांस रूलिंग किसी रेसिपिएंट ने सीख की थी और उसकी एप्लीकेशन वहीं पर रिजेक्ट हो गई थी कि आप बीइंग ए रेसिपिएंट यू कैन नॉट सीक एन एडवांस रूलिंग। बट क्योंकि ये रिवर्स चार्ज का केस है और अगर हम सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 या सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 को देखें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये माना जाएगा कि रेसिपिएंट ही जो पर्सन है उसी को टैक्स पे करना है, पर वहाँ पर ये नहीं लिखा कि रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लायर। तो ये भी एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, बट ओवरऑल अ वेलकम एडवांस रूलिंग, बट एट द सेम टाइम वेरी डाउटफुल एज वेल। बट इस एडवांस रूलिंग से जो बाकी क्लाइंट्स को, बाकी रजिस्टर्ड पर्सन को जो सीखने के लिए मिलता है वो ये मिलता है कि अगर ऐसा डाउटफुल केस हो तो अपनी एडवांस रूलिंग जरूर ले लें। अदरवाइज आप जिस मर्जी बड़े कंसल्टेंट से ओपिनियन ले लीजिए, डिपार्टमेंट उस बड़े कंसल्टेंट की ओपिनियन नहीं मानेगा। अगर एडवांस रूलिंग की डिसीजन अगर आपके पास होगा तो ये फ्यूचर में आपको मदद
कर सकता है ऐसे ड्यूबियस में। और साथ साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसी स्थिति के लिए कोई ना कोई सर्कुलर आ जाएगा जिसमें इस स्थिति को काफ़ी अच्छे से डिपार्टमेंट के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया जाए, ताकि लिटिगेशन और मुकदमे कम से कम रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये एडवांस रूलिंग आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। धन्यवाद।